अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इंतहाई अहम सियासी नौयत के मामलात हैं। रेफरेंसेस के हवाले से हतमी फैसला तो नैब का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा जब वो ईद के बाद इजलास से बैठेगा, लेकिन लाहौर और रावलपिंडी नैब दोनों रेफरेंसेस अपने इजलासों में मंजूर कर चुके हैं, जो आगे नैब इस्लामाबाद यानी हेडक्वार्टर्स की तरफ जाएंगे। इसमें असासे मुंजमद करने की सिफारिशात हैं, ECL के हवाले हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर ECL अब सामने आ रहा है जब नवाज शरीफ साहब यहाँ है ही नहीं, इस मुल्क से जा चुके हैं। इसहाक डार साहब के हवाले से है कि उनका नाम ECL में और उनके जो एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है उस हवाले से रेफरेंस आगे नैब इस्लामाबाद में जाएगा। ये तमाम पेशरफ्त आखिरकार किस सिमत में जा रही है? कितने मुतमईन वो लोग हैं जो शुरू से इस मामले में साथ रहे हैं एज एन स्टेक होल्डर, पिटिशनर के तौर पर देखते रहे इस मामले को पनामा के? दूसरा अहम सवाल इस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, उनके मर्डर केस के हवाले से जो फैसला एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी का आया, उस फैसले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हरगिज़ मुतमईन नजर नहीं आती है। उस फैसले से वो क्यों मुतमईन नहीं है उसके बारे में वो कहते हैं कि ATC ने अक्विट कर दिया उन 5 रहनुमाओं को, तालिबान के जो लोग थे उनको, और ये गलत किया है। मुशर्रफ का एब्सकॉन्डर का है और वो कहते हैं परवेज मुशर्रफ आए, आके जवाब दे उन तमाम क्राइम्स का, तभी कोई फैसला हो सकता है। मेरे साथ बड़ी अहम शख्सियत आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। रावलपिंडी से जनाब शेख रशीद अहमद साहब जो कि अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। आपसे मोहतरमा भुट्टो कत्ल केस पहले पीपल्स पार्टी कहती है हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, कितनी इस बात ये दुरुस्त है? क्योंकि वो तो अदालतों में गए नहीं, ATC में 5 साल हुकूमत रही, FIA से उन्होंने कुछ पूछा नहीं। आपके नजदीक जस्टिफाइड है पीपल्स पार्टी जब वो कहती है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ इस केस में? मेरे ख्याल है उन्हें शर्म आनी चाहिए। डूब मरे चिल्लू भर पानी में। 9 साल 8 महीने 21 दिन केस चला है, एक दिन भी ना बेटा गया ना बेटी गई है ना शोहर गया है। केस ऐसे लड़े जाते हैं और वो अरबों रुपया दे दिया बाहर की इन्वेस्टिगेशन को, आज तक पता ही नहीं रिपोर्ट क्या आई है। और यही होना था केस का। और जितने लोगों को सज़ा मिली है, मेरा नहीं ख्याल वो इस सज़ा के मुस्तहिक थे। और कोई भी शख्स इस फैसले को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और सब कुछ लोग जानते हैं, सब कुछ लोगों को पता है, लेकिन बोलते नहीं हैं लोग। ये फैसला इनकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक आया, ऐसे बयानात दे रहे हैं। तो शेख साहब पता था किसको? यानी आसिफ जरदारी साहब बार बार 1-2 बार उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में है किसने कत्ल किया है, और मैं बताऊंगा नहीं, मेरे इल्म में है किसने किया है। उन्होंने आके अदालत में ना ATC में गए ना पेश हुए। मुशर्रफ साहब पर अब सारे निश्तर बरसाए जा रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ साहब, जिस तरह पीपल्स पार्टी नैरेटिव बना रही है कि ही वाज द सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, ये क्या जनरल मुशर्रफ साहब को फंसाया जा रहा है या जनरल मुशर्रफ साहब जिम्मेदार है इस मामले में? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। रात को भी बेनज़ीर भुट्टो को बता दिया गया था DGI ने कि आप पे हमला होगा जी। हमला हो सकता है। पेशावर में भी आप बच गई हैं, 4 सदा में भी आप बच गई हैं। और वो गाड़ी जिसमें ख़ास तौर पर वो क्या कहते हैं, विंडो बनाई जाती है छत पे, क्या कहते हैं उसको, सनरूफ जो होता है, सनरूफ जो होता है, वो क्यों बनाई गई उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में, बम प्रूफ गाड़ी में? ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सब लोगों को भी इंक्वायरी में लाना चाहिए। अच्छा। और 10 साल में तो कुछ नहीं हुआ, ये केस ख़त्म हो गया। जिस तरह और सारे केस पाकिस्तान के ख़त्म हुए हैं, इस तरह ये केस भी खुदे लाइन लग गया। लेकिन अफसोस ये है कि जिन लोगों को सज़ा हुई है वो इसके मुस्तहिक नहीं थे, उनके साथ ज्यादती हुई है। अच्छा शेख साहब, लेकिन जिन लोगों को सज़ा नहीं हुई वो कौन है आपकी नज़र में? कोई आलमी साजिश है, कोई ऐसी साजिश थी जिसके बारे में यानी सब आ गए लेकिन कोई कुछ बता? आप रावलपिंडी में खुद हैं, आपके नज़दीक गफलत थी, सिक्योरिटी गफलत थी, या जो लोग थे वो आलमी ताकतें थी जिनके बारे में हम नाम लेते हुए डरते हैं, हम कह नहीं सकते, इसलिए हम खामोश हैं? सारे बड़े बड़े नाम आसिफ जरदारी साहब खुद खामोश है, नहीं बोल पा रहे। भाई जिसकी बीवी थी, जिसका माँ और जिसका बाप, जिसका बेटा, वो बोले ना जी। कल परसों उसने इंटरव्यू में कहा कि मुझे पता है कौन लोग हैं जी। बोले क्यों नहीं बोलते? वो उनकी ज़बानों पे क्यों सिकरी जमी हुई है? वो बोले। 10 साल में एक दिन भी कोई बंदा केस में नहीं गया, अब आके बातें बना रहे हैं सारी। अफसोस की बात है बहुत।
शेख साहब, ये जो पूरी सूरत हाल इस वक्त है जिसमें ये केस सामने आया है, और इससे पहले आसिफ जरदारी साहब के ऊपर जो नैब का रेफरेंस था करप्शन का, उसमें से वो बाइज्जत यानी बरी हुए, वो मामला वो डिसमिस हुआ, और उससे पहले भी अयान अली केस और दीगर केसेस, आप खबरें रखते हैं इस वक्त तमाम अहवाल की, और नस पर भी आवाम के हाथ रखते हैं। ये मामला क्या है, क्या माजरा क्या? डॉक्टर आसिम का ECL से नाम निकलना, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ करप्शन रेफरेंस खत्म होना, ये कोई मामला पस से पर्दा है जो हमारी नजरों से ओझल है, या वही है जो हमें सामने नजर आ रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में? देखें, बड़े लोग हैं, अरबों की करप्शन है, अरबों की करोड़ों की रिश्वत दे देते हैं। जिस किस्म का बोर्ड बैठाओगे वो कहेगा कि आसिम को बाहर भेजो। जिस किस्म का बोर्ड बैठाओगे दुनिया में वो कहेगा इसका, फिर अदलिया क्या करेगी जी? नहीं आएंगे ये लोग वापस। और सारे केसेस जो हैं इनकी 5-5 साल लगे रहते हैं, कभी वकील नहीं आता, कभी जज नहीं होता, कभी इनकी तबीयत ख़राब होती है, कभी मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। 600 आदमी नैब में हैं सिंध के, उन्होंने नैब का कानून ही बदल दिया। अब ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ये फरसूदा निज़ाम जो है ये दम तोड़ रहा है, इस निज़ाम को बदलना होगा। और इंसाफ जो है वो सिस्कियाँ लेकर दम तोड़ रहा है। ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। इस मुल्क में हमागीर तब्दीलियां लानी होंगी। लेकिन शेख साहब, ये तब्दीलियां जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो हम समझ रहे थे कि उसके बाद बहुत बड़ी इनकलाबी तब्दीली आएगी इस मुल्क में। जिस तरह कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब बड़ी मछली हैं, बड़े मगरमच्छ हैं, कभी बड़े मगरमच्छ को सजा नहीं हुई इस मुल्क में। खान साहब ने बार बार कहा, हमने सबकी ज़बानी यही सुना। उसके बावजूद यानी वो चले गए, नाअहल हो गए। फिर हमने जरदारी साहब का एक्विटल देखा, हमने उसके बाद इंसाफ के हवाले से जिस तरह आप कह रहे हैं कि हमें लगा कि बाज़ जगह नहीं हुआ, तो शेख साहब फिर ये हुआ क्या? हासिल क्या हुआ 28 जुलाई के बाद पोस्ट पनामा? हमने क्या हासिल किया? वैसे तो कौम, एक आम आदमी कानून इंसाफ हासिल करने के लिए वहीं का वहीं खड़ा है, या उसके स्टेटस में कोई तब्दीली आई? देखें, एक चोर, डाकू, करप्ट, डिसऑनेस्ट, करप्शन खोर को सज़ा मिली है, और ये बहुत बड़ा 5 जजों का फैसला है। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, और ये कहाँ जाके रुकता है? अभी इनके रेफरेंसेस पेश होने हैं, और अभी हुदैबिया का अगर केस खुलता है, अगर नहीं खुलता है तो उसके प्रिकॉशंस और उसका रिएक्शन क्या होगा। अगर खुलता है तो फिर ये शहबाज नवाज दोनों जेल में होंगे, इनके बच्चे भी बच नहीं सकते, या इसाकदार होगा अगर अपने बयान से बदलेगा। सो ये मुल्क से भागने वाले लोग हैं। आखिरी ये जोर लगा रहे हैं लाहौर के लोगों पे कि लाहौर वाले एक ऐसा फ़ैसला दे दें, उनकी आंखों में मिर्चें डाल दें, धूल डाल दें, सारी दुनिया को लूट कर 62 अरब का जुर्माना हुआ है न्यूयॉर्क बैंक में कि ये हिल स्टील मिल से वहाँ अकाउंट भेजा करते थे पैसे, और वहाँ से फिर ये जाती उमरा पैसे आते थे। बेईमानों की लूट मार है। फिर क्या? फिर देखें ना, फिर यही होगा। कराची में तनख्वाह नहीं मिली, लोगों ने फैक्ट्री को आग लगा दी। इसको समझने की ज़रूरत है कि ईद पे एक फैक्ट्री के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली, उन्होंने फैक्ट्री को आग लगा दी। फिर जलेंगे ये सारे लोग, मरेंगे ये लोग, खाना जंगी होगी। फिर एक कानून आएगा, फिर एक ज़ाब्ता आएगा जिसमें चोरों को, जिस तरह चीन में 200 आदमियों को फांसी दी गई है और 10 लाख लोगों को उन्होंने ट्रायल किया है। सो पाकिस्तान में भी 200 छोड़ के 20 आदमी। कल एक जज ने कहा कि हज़रत अली करमल्लाह वजहो की तलवार चाहिए। वो तलवार कहाँ से आएगी जी? इस मुल्क में कौन लाएगा? ये 5 जजों ने कमाल किया है। अगर और भी ये सिलसिला शुरू हो गया और हुदैबिया का इनका टाइम बार्ड ख़त्म हो गया तो आप देखें फिर क्या होता है। ये लोग चने चबाने की बात करने वाले। एक हुदैबिया के हवाले से, आपने हुदैबिया के हवाले से एक पिटीशन भी दायर की है, और नैब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि प्रोसिक्यूटर की तरफ से कि हम 1 हफ्ते में फाइल करने जा रहे हैं रिव्यू पिटीशन। सर, नैब की तरफ से अब तक ताहाल जो रवैया रहा है पनामा जजमेंट के बाद, आपको लगता है कि नैब वहीं का वहीं उन्हीं फरसूदा निज़ाम में लिपटा हुआ है? यानी इससे पहले जो 28 जुलाई से पहले सूरत हाल थी, या नैब हकीकी मायनों में चाहता है कि करप्शन के खिलाफ कुछ कर सके? यानी बिलखुसूस हुदैबिया केस को सामने रखते हुए शेख रशीद साहब, ये 4 तारीख को पता लग जाएगा जी कि नैब बदला हुआ नैब है या पुराना नैब है। इस मुल्क के सिस्टम में हुकूमत से मिल के लीडर ऑफ अपोजिशन बनता है, हुकूमत से मिल के इलेक्शन कमीशन बनाती है अपोजिशन, अपोजिशन हुकूमत मिल के अकाउंटेबिलिटी करती है, अकाउंटेबिलिटी का चेयरमैन मुकर्रर करती है, नैब का चेयरमैन मुकर्रर करती है। सब खाना पूरी है। दिल कर रहा है और गवाही दे रहा है कि शायद एक तब्दीली आने जा रही है। अच्छा। और वो उसी वक्त मुमकिन है जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फ़ैसला दिया है, अदारों ने इतना अजीम फ़ैसला दिया है, अदारे
और फ़ौज मिलकर इस मुल्क को इस दलदल से निकालें और पाक और साफ जमहूरियत इस मुल्क में परवान चले। सर, ये पाक और साफ जमहूरियत, शेख रशीद साहब, आपकी नज़र में अदालत जो है वो इनिशिएटिव लेगी और इस जो ये इलेक्शंस के जरिए आएगी, या फिर इस वक्त अदालत कोई रास्ता निकालेगी और उस रास्ते में कोई टेक्नोक्रेट सेटअप या कोई ऐसा इंतजामी सेटअप लाया जाएगा जो सफाई करेगा जमहूरियत की, फिर इलेक्शंस होंगे? इसका कोई खाका बयान कर सकते हैं शेख रशीद साहब, क्या होगा इसमें आगे? इतनी गंदी और परागंदा जमहूरियत है, कोई हादसा भी 4, 5, 6 महीने में हो सकता है। अच्छा। और वो हादसा इस मुल्क को सीधी पटड़ी पे डाल देगा। लेकिन होना चाहिए आईनी और कानूनी रास्ता। सुप्रीम कोर्ट जुर्रत करे और जजों की तादाद भी बढ़ जाए। इतने केसेस हैं कि लोग एक दूसरे के खिलाफ जाते ही नहीं कोर्टों में। 20 करोड़ लोगों के चंद जजेस हैं और उसमें 5 जजों ने जो फैसला दिया है, गली गली बाज कमअक्ल और ज़हनी पस्ती के शिकार उनको गालियां दे रहे हैं। तो इस तरह मुल्क कैसे चलते हैं जी? इस तरह नहीं, इस तरह तो टक शाप नहीं चलती, जिस तरह ये मुल्क चलाना चाहते हैं। इस मुल्क में खाना जंगी की दलीस पर पहुंचने से बेहतर है कि इस मुल्क में असूली फैसले हों और चोर जो हैं जेलों में हों और जो साफ और शफाफ लोग हैं वो इस मुल्क की खिदमत करें। आप शेख रशीद साहब को सुन रहे हैं और अहम तरीन मामलात पर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस पर हमने गुफ्तगू करी है, नैब रेफरेंसेस पर शरीफ फैमिली के खिलाफ बात हुई है। हम ब्रेक के बाद आएंगे तो मुल्क की अंदरूनी सियासत, बिलखुसूस पंजाब का वोट बैंक क्या सोच रहे हैं, NA 120 की सियासत में क्या होने जा रहा है, NA 120 के इलेक्शन कितने कलीदी अहम है इस वक्त मुल्क की जो सियासत है उसमें, और यकीनी तौर पर आगे का जो सिमत है उसका तयन NA 120 से होना है। शेख रशीद साहब क्या समझते हैं, क्या नून लीग स्ट्रॉन्ग होल्ड से जीतने के इम्कानात काफी रोशन है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई अपसेट दे सकती है? इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आगे चलकर जो कोर्ट केसेस जिनका शेख रशीद साहब हवाला देते रहे कि LNG के हवाले से और उसके साथ हुदैबिया केस के हवाले से, आगे इनका लाहेमल इस हवाले से क्या होगा? LNG केस पर क्या शाहिद खान अब्बासी साहब के खिलाफ मजीद कुछ कार्रवाई इनकी तरफ से की जाएगी? इन्होंने शोर मचाया था जब ये बने थे वजीर आजम। आगे क्या होगा इनकी तरफ से लाहेमल शेख रशीद साहब का, ये भी हम जानेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा ज्वाइन करते हैं आपको, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में हम अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं मुल्क की सियासत के हवाले से, कुछ करप्शन केसेस के हवाले से। सिर्फ पनामा नहीं बल्कि रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी उठी याबेट टेक्नोलॉजी के हवाले से, जो चाइनीज कंपनी जिसके बारे में मुबैना तौर पे कहा गया कि उसने फोर्ज किया कुछ डॉक्यूमेंट्स को, और इल्जाम शहबाज शरीफ साहब पे लगाया गया। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये हमारे सामने आई, जिसके अंदर उन्होंने उन तमाम इल्जाम को रद्द किया। फिर SECP की तरफ से और फिर CRSC जो कि चाइनीज रेगुलेटर है उसकी तरफ से भी मौके सामने आया। आज चाइनीज एम्बेसडर ने भी कहा कि तमाम जो खतूत थे ये फ्रॉड थे और उस पर पनिशमेंट उस कंपनी को दी गई है या दी जाएगी। और इसी के साथ साथ LNG केस पर भी बात करते हैं और NA 120 के इलेक्शंस, आगे का मंजरनामा लाहौर के इलेक्शन से क्या तय होगा, सिमत का तयन होगा इन इलेक्शन से, अहम तरीन इलेक्शन होंगे, ये जानते हैं। शेख रशीद अहमद साहब अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब ने हुदैबिया केस का जिक्र किया अभी, जिसमें आप एक पिटीशन भी आपने फाइल की है और आपने कहा कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि नैब का क्या रवैया है। दूसरा अहम मामला आया है चाइनीज कंपनी के हवाले से और उस याबेट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आज चाइनीज एम्बेसडर ने कहा है कि वो उसने फ्रॉड किया पाकिस्तान में, उसके खतूत जाली थे। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसकी वजाहत में कर दी है। आपको लगता है कि खान साहब ने तो कहा है कि नैब इस केस को टेकअप करे, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा तो नैब को लिख भी चुके हैं कि आप टेकअप करें। शेख रशीद साहब, आपका मुतालबा यहां पर क्या है इस केस को लेकर? क्या ये हकीकी मायनों में करप्शन का केस है मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ साहब, या फिर ये एक फ्रॉड था, एक फेक फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के साथ उनके खिलाफ साजिश की गई है? क्या मामला है? मैं CPEC का सबसे बड़ा हामी हूँ, चीन की दोस्ती को हिमालय से बुलंद देखता हूँ, लेकिन CPEC में जितनी करप्शन है दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया में इतनी महंगी मेट्रो कहीं नहीं बनी, अहमदाबाद क्या फ्रांस में नहीं बनी, अमेरिका में नहीं बनी जो पिंडी में बनाई है। 6 गुना ज़्यादा कीमत है। पैसे गए किधर हैं? बनाया क्या? पुल सा ही बनाया है और ऊपर बसें चला रहे हैं। यानी पिलर पर एक सड़क बना दी है और उस पर फी किलोमीटर उसका जो खर्चा है वो दुनिया में आने वाले खर्चे से 6 गुना ज़्यादा है। सो ये CPEC में बड़ा पैसा बनाया और शहबाज साहब को बड़ी इसमें लानत मनामत हो रही है सारी दुनिया में
और ख़ुद नवाज शरीफ के हामी कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने वो माल नहीं बनाया जो शहबाज ने बनाया है। अच्छा। सो लेट्स सी, अभी आप देखें क्या होने जा रहा है। अगर हुदैबिया पेपर मिल खुल गई, अगर हुदैबिया का केस खुल गया तो इस मुल्क का सियासी स्ट्रक्चर बदल जाएगा और चोर जो हैं वो गिरफ्त में आएंगे। सर, एक तो हुदैबिया केस है शेख रशीद साहब, जिसके बारे में आप, शहबाज शरीफ साहब बल्कि पूरे ख़ानदान के जिक्र है, उसमें तो हमजा शहबाज भी हैं, उसमें और लोग भी इनके ख़ानदान के शामिल हैं। दूसरा वो मामला था शेख रशीद साहब जो आपने इसी प्रोग्राम में और कई और प्रोग्राम्स में भी आपने शेख साहब कहा था कि शाहिद खाकान अब्बासी LNG कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से आपको लगता है कि वज़ीर आज़म बनेंगे, और फिर आपने कहा था कि आप एक पिटिशन लेकर भी जाएंगे। आपने इलेक्शन कमीशन में तो एक रेफरेंस दायर किया है। उसके बाद नैब की एक वजाहत आई कि वो केस बंद हो चुका था क्योंकि वो मामला एक ऑनगोइंग प्रोसेस था और उसको नैब सबोताज नहीं करना चाहता था। इन्वेस्टिगेशन इसलिए बंद हो गई थी। $2 अरब का जो मामला था LNG कॉन्ट्रैक्ट्स का। अब आपका इरादा क्या है शेख रशीद साहब? इसको कोर्ट में आप ले जा रहे हैं क्या, जिस तरह इलेक्शन कमीशन में लेके गए? इसमें क्या लाइमल है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से आपका, शेख रशीद साहब? मैं खुदा बना के कहता हूँ कि खाकान अब्बासी इसका पार्टनर है। ये करप्शन है। ये लोग अब मुझे मार देना चाहते हैं। ये 200 अरब रुपए की करप्शन है। मैं प्रोसेस में हूँ। मुझे स्पीकर ने नहीं दिया लेटर, चेयरमैन ने नहीं दिया। फिर मैंने 50 रुपए का बैंक में अकाउंट डालकर, जो कानून है इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 के तहत, स्पीकर को ख़त लिखा है। अब मैं इलेक्शन कमीशन के पास गया हूँ। इलेक्शन कमीशन जब इसको मुस्तरद कर दे, मेरी ख्वाहिश होगी जल्द अज जल्द इसका फैसला हो, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। ये प्रोसेस है इतना लेंथी और लंबा। मैं तो बहुत पहले लोगों को कह रहा था कि शायद खाकान प्राइम मिनिस्टर बनेगा और और शहबाज शरीफ को ठिंगा भी नहीं मिलेगा। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब लोगों को समझ आई कि मैं ठीक कहता था। मैं वक्त से पहले कहता हूँ जिस पे मेरा लोग मजाक उड़ाते हैं। तो अभी शहबाज शरीफ साहब और इनके खानदानी मामला जैसे कुलसूम नवाज साहिबा बाहर हैं, मरियम नवाज मुहिम चला रही हैं NA 120 की, और हमजा शहबाज भी बाहर जा चुके हैं, सलमान शहबाज भी बाहर हैं। तो इस सूरत हाल में फैमिली के अंदर शेख रशीद साहब क्या इत्तलात हैं कि मामलात ख़राब हैं, पेचीदा हैं, रिजॉल्व हो चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब समझ चुके हैं कि उनको पंजाब में रहना है, या अभी भी पेचीदा मामलात हैं और मामलात बिगड़ सकते हैं आगे चलकर और ज़्यादा? देखिए, मरियम साहबा और कलसूम साहबा किसी कीमत पर भी शहबाज को आगे नहीं आने देंगी, ना चौधरी निसार को आगे आने देंगी। और चौधरी निसार और शहबाज एक ही जगह पे जैम पैक वहाँ डिफ्रीज़र में लगा देंगे। वो मुमकिन है इस्लामाबाद को मुस्लिम लीग का सदर बना दें उनको, शहबाज शरीफ को, लेकिन जो ऐलान हुआ था और जिस तरह उन्होंने थैंक यू वेरी मच कहा था कि वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा था कभी नहीं बनेंगे, कलसूम नवाज बनेगी, और ऐसा ही हुआ। अब खाकान अब्बासी अपनी जुगाड़ फिट कर रहे हैं और उन अपने तल्लकात मुतलका हलकों और मुतलका इलाकों में बेहतर बना रहे हैं। और मेरा केस जो है बड़ा सीरियस केस है। जिस तरह मैं पहले कहता था, नवाज शरीफ मुझे कहता था कि ये में नहीं होगा, मैं कहता था मैं असम्बली में होऊंगा, ये नहीं होगा। अगर कोई बड़ा वाक़या और हादसा ना हो गया तो खाकान अब्बासी नाअहल करार पाएंगे और मैं साबित करने में कामयाब हो जाऊँगा कि दुनिया की सबसे बड़ी करप्शन की मदर ऑफ द क्राइम जो है, पनामा इज़ ए पीनट, मदर ऑफ द क्राइम इज़ LNG, और इसमें 200 अरब रुपए की करप्शन हुई है। और खाकान अब्बासी इसी तरह इसमें है जैसे 747 की कमीशन खाने में था और ब्लू एयरलाइन ख़रीदने में था ये। अच्छा, लेकिन शेख साहब आप फिर ये जो मेट्रो वाले आपने जिक्र किया CPAC के हवाले से मंसूबों का, तो इस पर भी क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में या जाने का आपका इरादा है कि क्योंकि ये मामला नैब में तो कुछ पार्टीज लेके जा रही हैं कि इसको भी होलिस्टिकली देखा जाए और इस पर तफ्तीश की जाए, इसको GIT या किसी सूरत में कि अगर इसमें शहबाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर मुलव्वस हैं, जो इल्ज़ाम लग रहे हैं, इनकी हकीकत क्या है क्या नहीं है, आपका इंटरेस्ट है इसमें, इनको इन मंसूबों की भी जांच पड़ताल होनी चाहिए? मैं कितने केसों में जाऊंगा, हर तरफ ही गंद है। जो ढकना उठाओ नीचे से अरबों का गंद है। और पार्टियां भी निकले ना, वो सारी चोरों के साथ मिली हुई हैं, वो सब चोरों के साथ मिली हैं। लोग कागजात नहीं देते, केस तैयार करना बड़ा मुश्किल काम होता है। 8-8 10-10 दिन वकीलों के पास, एक्सपर्ट के पास धक्के खाने पड़ते हैं, कभी किसी के पास टाइम नहीं होता। जब मैं कहता था कि नवाज शरीफ नहीं रहेगा तो उस वक्त सारे लोग, कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पनामा में जाने के लिए तैयार नहीं थी। ये तो मैं इमरान खान का, जहांगीर तरीन का और शाह महमूद का मशहूर हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट मानी गई, वरना ये तो जाने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। ये सराजुल हक के मैंने पाँव पकड़े, उसकी पिटीशन ही कुछ और थी। और इसी तरह आप देखेंगे हुदैबिया इंशाल्लाह मैं केस जीतूंगा, LNG का मैं केस जीतूंगा,
इसके बाद मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि हर एक आदमी पे केस करूं। ये 3 केस मैं लड़ूंगा जो मदर ऑफ द केसेस हैं, और इंशाल्लाह तीनों को मैं जीतूंगा। ये आपने बता दी इंपॉर्टेंट के 3 केसेस जो आपने पाइपलाइन में रखे हुए हैं। शेख साहब, सियासी माहौल पंजाब में जो वोटर है, आप पहले पिंडी से शुरू करते हैं। मियाँ साहब ने वहाँ पे जाके जीटी रोड पे जब गए वो पिंडी के जलसे को कहते हैं बड़ा उन्होंने बहुत अच्छा शो लोग दिखाए, पावर दिखाई, स्ट्रिप पावर दिखाई। वो जीटी रोड को भी पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन कहती है कि बड़ा सक्सेसफुल इवेंट रहा। और अब NA 120 में घर घर जाके मरियम नवाज हो जाती हैं, जाके लग रहा है कि कोशिश कर रही हैं वोट लेने की। इतना कोशिश क्यों करनी पड़ रही है इनको NA 120 के लिए? पंजाब में सियासी मूड क्या है? वोटर्स क्या सोच रहे हैं इस वक्त? क्या वो नवाज शरीफ साहब का ये जो सिविल सुप्रीमेसी का जो एजेंडा या वोट की बालादस्ती का जो वो नया नारा लगा रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग क्या, या फिर उसको क्या नेगेटिव में ले रहे हैं? क्या समझ रहे हैं शेख साहब इस मामले को? देखिए जी, मुझे पता था इन्होंने कमेटी चौक में सारे गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर से बंदे बुला के और KPK से 3-4 हज़ार बंदे नहीं थे। मकामी लीडरशिप को इन्होंने गालियां दी पंजाब हाउस में, नाश्ता भी नहीं एक्सेप्ट किया, खाना भी नहीं एक्सेप्ट किया। हमने 3 दिन के नोटिस में लियाकत बाग में 4 घंटे मुसलसल बारिश थी, और इमरान खान ने और मैंने ऐसा तारीखी जलसा किया कि लियाकत बाग में कम लोग थे और लियाकत बाग के बाहर 7 गुना लोग थे। लियाकत बाग की दीवारें तोड़नी पड़ गई पानी की वजह से, बारिश की वजह से पानी में बिजली आ गई। सो लोग बड़े सख्त इनसे नफरत करते हैं। गो इनका बड़ा ख़ास हल्का है 120, लेकिन आप देखेंगे बड़ी क्लोज फाइट होगी, बड़ी क्लोज फाइट होगी। अच्छा। और PTI जीत भी सकती है। अच्छा, PTI ये बात कोई आपको नहीं कहेगा, सब लोग कहेंगे कि पहलवानों का वार्ड है और उसका कुलसूम नवाज ने के साथ हमदर्दी हैं। PTI बल्ला कई बाज़मीर लोग हैं जो समझते हैं कि लाहौर में अगर नवाज शरीफ का एक दफ़ा हार गया, उसकी सियासत अपनी औकात में आ जाएगी और वो समझेगा कि लोगों की कोई अहमियत है, वरना वो लोग इसी तरह धक्के खाते रहेंगे। लेकिन ये जो लोग हैं वहाँ पर, आप कह रहे हैं समझ लें, आपको लगता है कि जो उनके सेंटिमेंट्स शेख साहब जिस तरह वो कह रहे हैं कि मुझसे छीना गया हक, मरियम नवाज साहिबा भी कह रही हैं, ये पंजाब के जो लोग हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ये वाकई में इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है कोई, या लोग उल्टा समझ रहे हैं कि ये इस पर अदले के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, सेंटिमेंट्स उनके उजागर कर रहे हैं, जज्बात को भड़का रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? भड़काएं और गालियां दें, इनका गालियां दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनको रहम की अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ रिव्यू पिटीशन डाल रहे हैं, रेफरेंसेस में पेश नहीं हो रहे। किस तरह ये मुल्क चलेगा जी? मुझे तो ये मुल्क से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मुल्क को तबाह कर देना चाहते हैं। ये इंडिया के इन्फ्लुएंस के कामों में आप देखें कि इन्होंने ट्रंप के बारे में कोई बयान नहीं दिया, कुलभूषण पे बात नहीं दिया, गंगा कृष्ण पे डैम पे कोई बयान नहीं दिया। ये बिकाऊ माहौल है। पाकिस्तान जो चोर लीडर हो, जिसकी दौलत मुल्क से बाहर हो, वो सुपर पावर को पता होती है, उनको पता है कि ये क्या बेचते हैं, इसलिए उनके आगे आंख उठा के बात नहीं कर सकते, भीगी बिल्ली बने हुए हैं। हम एक जिंदा कौम है, इंशाअल्लाह ताला इन चोरों से निजात हासिल होगी और 4 महीने पाकिस्तान की सियासत के बहुत अहम महीने होंगे। अच्छा शेख साहब, एक चीज़, अब क्योंकि आलमी मामलात पर अमेरिका के साथ बिलखुसूस मुझे आपसे सवाल करना है, लेकिन एक ब्रेक हम ले लेते हैं शेख साहब से। अमेरिका के बारे में और जो इजलास कौमी असम्बली का हुआ, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास और तमाम सूरत हाल पर ट्रंप के बयानात के तनाजुर में शेख रशीद साहब क्या समझते हैं कि हमने जो जवाब दिया है वो कितना मुदल्लिल है, दलाइल है उसमें, और क्या अमेरिका को बावर कराने में कामयाब हो जाएंगे कि उसकी पॉलिसी गलत है, या बड़े जज्बात भरा जज्बात था ये जो हमारा जवाब था? ख्वाजा आसिफ साहब, शाहिद अकान अब्बासी साहब का अगला विजिट अमेरिका का, शेख रशीद साहब क्या समझ रहे हैं इस बारे में? इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन मामलात पर, मुल्क की अंदरूनी सियासत पर हमने काफ़ी मुफस्सल गुफ्तगू की है, समझने की कोशिश की है। नैब केसेस को भी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के हवाले से जो सामने पेशरफ्त है और उस तनाजुर में मुस्तकबिल का जो मंजरनामा सियासी हो सकता है उस पर भी बात की है। ट्रंप की स्टेटमेंट्स और पाकिस्तान का जवाब, पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी काबीना की मीटिंग होती है, फिर असम्बली के इजलास होता है, सेनेटी कमेटी कुछ रिकमेंडेशंस बनाती है, कौमी असम्बली के अंदर तकारीर होती हैं। शेख रशीद अहमद साहब, आपकी नज़र में
ट्रंप की वजह क्या थी इस जारना तकरीर की, और पाकिस्तान का जवाब कितना अच्छा था या आपके नजदीक ये नाकिस जवाब था? देखें, ट्रंप की तकरीर सारी इन्फ्लुएंस थी मोदी की। मोदी इन्फ्लुएंस कर चुका है और इंडियन लॉबी अमेरिका पे छा चुकी है, और ट्रंप ने पहली लिखी हुई तकरीर की है, जो कि बड़ी ख़तरनाक बात है और पाकिस्तान को सीरियस थ्रेट है। सिर्फ अमेरिका की तरफ से ही नहीं, बल्कि 40 मुल्क जो काबुल में हैं उन सब की तरफ से थ्रेट है। सो पाकिस्तान को लेटना भी नहीं है, डरना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है, आंखों में आंखें डालकर बात भी करनी है, लेकिन झगड़ना भी नहीं है जी। सो कोई टार्जन बनने की ज़रूरत नहीं है। एक दरमियानी रास्ता निकाला जाए, गलतफहमी दूर की जाए, टेररिज्म के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमने दी हैं, और ये बात बावर करवाई जाए उनको, और ये बात बावर करवाई जाए कि हमारी जितनी तबाही हुई है दुनिया में किसी की नहीं हुई। और जो ट्रायंगल हमारे ख़िलाफ़ बन गई है, काबुल, इंडिया और पाकिस्तान की, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका, इसका तोड़ करना चाहिए। ईरान से बेहतर तल्लुकात होने चाहिए, और चीन को हमने जो रास्ता दिया है ये मुफ्त का रिश्ता नहीं है चीन के साथ, किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हमने चीन को एक नया ऑप्शन दिया है दुनिया में जो हमारे लिए बहुत बड़े ख़तरे का बायस बनेगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है, और चीन हमारा एतमादी दोस्त है। इसलिए अमेरिका के साथ हमें अपने मामलात को बेहतर बनाना है और लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लेकिन नीचे भी नहीं लेटना और अपने असूलों का सौदा अभी भी नहीं तो शेख साहब आपने जिस तरह कहा, आप कह रहे हैं कि हमें बेहतर बनाना है, हमें आगे भी नहीं, ज़्यादा भी नफरत भी नहीं। सर, उनके अलाइस फेल्स, लीजा कर्टिस 2 दौरे थे पाकिस्तान के। शेख रशीद साहब, हमने मिलने से अभी फिलहाल इनकार कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। कल भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की मुलाकात उनके एम्बेसडर से हुई है। ये सही था, फैसला गलत था आपके नजदीक? जज्बाती फैसला था कि हमने मिलने से इनकार कर दिया उनके लोगों से? देखें, आएंगे, हमारी भी बहुत अहमियत है, ये बातचीत चलेगी, डायलॉग शुरू होंगे और इंशाल्लाह दरमियानी रास्ता निकलेगा। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं। खतरात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें हालात को बिगाड़ना ही है, हमें हालात को बेहतर बनाना है। सर, आपने एक तकरीर करी थी जब शाहिद खान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म बने थे, और उसमें हैरानकुन तौर पर शेख साहब आपने मईशत के काफ़ी नंबर्स कोट किए थे। उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट जाता मेरे इल्म में, आपने बड़ी वो तकरीर भी आगे चल के PTV ने शायद काट दी थी, वो तकरीर पूरी तरह सुन नहीं सके थे। लेकिन उन चैलेंजेस को सामने रखते हुए शेख साहब, मईशत को जो चैलेंजेस हैं, हम कहा जा रहा है कि हमें फिर IMF के पास कशकोल लेके जाना पड़ेगा अगले साल 2018 में, और अमेरिका से ख़राब ताल्लुकात के साथ उस कशकोल में अमेरिका IMF चंदा डालेगा या नहीं डालेगा, ये अगला सवाल अब पूछा जा रहा है कि हम पे प्रेशर डाला जा सकता है। आपको लगता है हमारे हुक्मरान और हमारे पॉलिसी साथ इस बात से तबाह हो गई, आ गए? इकॉनमी तो तबाह हो गई है। 4 साल में $35 बिलियन हमने लिया कर्जा, और 70 साल में हमने 40 बिलियन लिया है। ये चोरों की एक जमात थी, ठगों का गिरोह था, जिसने तबाह बर्बाद कर दिया, सारा खसारे में चले गए। जो 30-35 हज़ार का एक फ़र्द पे कर्ज था, वो 1,35,000 पे हो गया है, और किसी को भी दबाव में दे दिया। IMF, एशियन बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट, ये सारे अमेरिका के कह में हैं, तो हम बहुत बड़े इकनॉमिक बहरान में हो जाएंगे। अब तो इस्लामी दुनिया में से भी हमें कोई बचाने नहीं आएगा। हमारे हालात इकॉनमी के बहुत ख़राब हैं, और दुनिया में इसहाक डार जैसा नलायक मनी लॉन्डर, दुनिया में ऐसा मुंशी नहीं आया जिसने तबाही दर तबाही कर दी। बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आप सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद साहब को सुन रहे थे। बहुत से मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस पर आज हमने प्रोग्राम में गुफ्तगू करी है, बिलखुसूस उन केसेस पर जिनका ताल्लुक नैब रेफरेंसेस अब रावलपिंडी और लाहौर से मंजूर होकर इस्लामाबाद की तरफ जाने को गामजन है रास्ता उनका। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में ईद के बाद मंजूर होंगे वो रेफरेंसेस। शेख रशीद साहब कलीदी किरदार पनामा केस में अदा कर चुके थे। कहते हैं जी कि ये रेफरेंसेस आगे जाएंगे और मंतकी अंजाम इनको गिरफ्तारी की सूरत में नजर आता है अहम तरीन नून लीग के रहनुमाओं की। और साथ साथ मुल्क को दरपेश बैरूनी चैलेंजेस पर भी हमने गुफ्तगू करी कि इस वक्त हमारी पॉलिसी क्या है, और अमेरिका की तरफ से जो हमें सामने चैलेंज आया है उस पर हम किस तरह सामना उसका करने को तैयार हैं। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, और अपना फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर, ईमेल पर और ट्विटर के एड्रेस के ऊपर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा।